नमस्कार दोस्तों, मैं अविनेश सर यूथ एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दीपावली भी आपकी अच्छे से हो गई होंगी। अब हम लोग फिर से अपने प्लेटफॉर्म पे आते हैं, पढ़ाई की ओर मुड़ते हैं। हम लोगों ने सौर मंडल के 2 चैप्टर देख चुके थे लगभग। उसमें सौर मंडल से जो छोटी छोटी बातें थी उनको हम लोग खत्म किए थे, समाप्त कर दिए थे। उसके बाद हम लोग अब दूसरा चैप्टर देखते हैं, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पूछा जाता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी हमारे ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की और देशांतर रेखाओं की, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज इस एपिसोड में। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कैसे इससे क्वेश्चन बनेंगे। और एक चीज ये है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। कभी कभी इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं और कभी कभी केवल ये नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे, चाहे जिस तरीके से पूछे, अपर लेवल का हो या निचले स्तर का हो, उसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। और अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है, कहाँ पे इनका यूज किया जाता है, कहाँ पे नहीं किया जाता है, कैसे आवश्यकता होती है, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको कुछ बातें आनी चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग सब जानते होंगे कि अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटास्थेनीज ने किया था। इसीलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटास्थेनीज भूगोल का पिता, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो इरेटास्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटास्थेनीज को भूगोल को पिता कहा जाता है। इन्हीं ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो एक जनाब है जिनका नाम है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय भूगोल का पिता, भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो एक नाम निकल के आता है जेम्स रेनले। जेम्स रेनले को भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता इरेटास्थेनीज को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, हम्बोल्ट साहब को कहा जाता है। उसके बाद भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो जेम्स रेनले को भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है। उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस शब्द का माने, इस विषय का नाम भूगोल क्यों रखा गया, क्योंकि भारत के वासियों को ये पता था और भारत के वासियों को ये जानकारी मिली कि हमारी पृथ्वी गोल है, जिस कारण से इन लोगों ने इसको भूगोल रख दिया। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी गोल है इसीलिए भूगोल है ना। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ आपने देखा होगा कि विषुवत रेखा के बारे में पूछता है, कर्क रेखा के बारे में पूछता है, मकर रेखा के बारे में पूछता है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है वो दोनों ध्रुव माने साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे ये थोड़ी चपटी हुई है। क्यों चपटी हुई है इसके बारे में हम लोग भी बताएंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको ये पता करना है कि हमारी पृथ्वी कितने किलोमीटर दोनों ध्रुवों पे चपटी है, तो इसके लिए जानकारी, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ आपको बना रहना होगा। अब आप बात क्लियर जाए कि चपटी हुई है दोनों ध्रुवों पे, तो कितनी चपटी हुई है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी पे जो बीचों बीच से एक रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है। अब इसका नाम भूमध्य रेखा क्यों रखा गया, क्योंकि आपको पता है भू माने होता है पृथ्वी, मध्य रेखा माने बीचों बीच से, माने पृथ्वी की जो बीचों बीच से रेखा खींची जाती है या खींची गई है
उसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी का एक नाम और मिलता है जिसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता कि विषुवत रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे कौन है, विषुवत रेखा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका नाम विषुवत रेखा क्यों पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि भूगोल के विषय में या भूगोल के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो भूगोल सब्जेक्ट में ये होता है कि दो घटनाएं होती हैं, दो डेटे होती हैं, जहां पे हमारे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगहों पे हमारे पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं। और यही घटना कहलाती है विषु। जो ये घटना होती है ये कहलाती है विषु। और विषु से ही इसका नाम क्या कर दिया गया, विषुवत रेखा रख दिया गया। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब किसी गोले के बीचों बीच से कोई रेखा जाती है तो उसको हम व्यास भी मान लेते हैं। तो इससे एक नाम निकल के आता है विषुवतीय व्यास। विषुवतीय व्यास। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पृथ्वी के विषुवतीय व्यास का मान कितना है, तो विषुवतीय व्यास का मान है 12,756 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास का जो मान है 12,756 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये है कि अगर पृथ्वी के पूर्वी सिरे से और हमें पश्चिमी सिरे तक कितनी लंबी क्षण ली जाए कि पूर्वी सिरे से अगर उसको उसमें डाला जाए और पश्चिमी छोर पे अगर हमें टच करना है तो कितनी लंबी क्षण होनी चाहिए, तो उसकी लंबाई जो होनी चाहिए वो 12,756 किलोमीटर होगी। कहने का मतलब यह है कि विषुवतीय व्यास का मान कितना होता है, तो 12,756 किलोमीटर होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ आपको ऐसे नजर आएगा, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, माने उत्तरी। ध्रुवीय व्यास का मान हम लोग देखते हैं, ध्रुवीय व्यास का मान कितना होता है, ध्रुवीय व्यास। तो हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका पूर्व से पश्चिम वाला क्षेत्र जो है वो काफी बड़ा है, किसकी अपेक्षा, उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा। तो ध्रुवीय व्यास का मान जो होता है वो 12,713 किलोमीटर माना जाता है। 12,713 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास का मान होता है और विषुवतीय व्यास का मान 12,756 किलोमीटर होता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भूगोल में कि बताइए विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है, कितने किलोमीटर का अंतर है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, जब आपको ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का मान पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 12,756 माइनस 12,713 किलोमीटर। मतलब कहने का यह है कि जो अंतर होगा वो 43 किलोमीटर का होगा। और भैया बता दें, जो 43 किलोमीटर का अंतर है यही आपको ऐसा दिखाई देता है कि हमारी पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ क्या है, चपटी हुई है। ठीक है, तो ये अंतर 43 किलोमीटर का ही है जो हमारी पृथ्वी को चपटा हुआ दिखाता है। उसके बाद कुछ हम लोग और बात करते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, सब लोग परिचित होंगे, बस थोड़ा सा इसमें जानना है। कर्क रेखा और मकर रेखा में आप जानते हो कि जो हमारी भूमध्य रेखा है ये एक आपको उत्तरी गोलार्ध में बांट देती है और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि एक हमारे ग्लोब पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे रेखा अक्षांश खींचा जाता है, माने 23.5 डिग्री पे होती है, और एक 23.5 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध पे होती है। इन दोनों का नाम आपको पता होगा। जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पे है इसे कर्क रेखा कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध पे 23.5 डिग्री पे है इसे मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहा जाता है, सब लोग इससे परिचित होंगे। उसके बाद एक आपने देखा होगा
कि 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और एक 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पांचों रेखाएं सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे ग्लोब पर। माने जो 5 अक्षांश रेखाएं मेन है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसमें भी आपको 3 के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, एक विषुवत रेखा, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा। और इन तीनों में पूछा जाए तो 2 अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक कर्क है, एक विषुवत रेखा है। तो 66.5 डिग्री जो है इसको आर्कटिक व्रत बोलते हैं, आर्कटिक व्रत बोलते हैं, और इसे अंटार्कटिक व्रत बोलते हैं, अंटार्कटिक व्रत। अब मन में कुछ लोगों के आ रहा होगा कि सर जी हम लोग 23.5 डिग्री ही क्यों लेते हैं कर्क रेखा को, या 23.5 डिग्री मकर रेखा को क्यों लेते हैं, या क्यों लिया जाता है, या 23.5 डिग्री पर ही क्यों है, ये 24 पे क्यों नहीं हो जाती, 25 पे क्यों नहीं हो जाती है। तो इसके कहने का मतलब ये है, कारण इसका ये है कि जो हमारे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है वो हमारी पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है, जिस कारण से वर्ष भर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सीधा पड़ता है, न इसके ऊपर जाता है न इसके नीचे आता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए कर्क रेखा को 23.5 डिग्री माना जाता है और मकर रेखा को 23.5 डिग्री माना गया है। 24 इसलिए नहीं माना गया क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य का जो लंबवत प्रकाश होता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच रहता है। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत है और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक व्रत है। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि 66.5 डिग्री क्यों लिया गया, तो हमारे पृथ्वी का जो कक्षीय झुकाव है वो 66.5 डिग्री है, इसलिए इसको 66.5 डिग्री लिया गया। अगर बात किया जाए तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि विषुवत रेखा इसका नाम क्यों पड़ा, तो सूर्य का जो सीधा प्रकाश होता है वो वर्ष में 2 बार इस पे विषुवत रेखा पर पड़ता है। अब वो डेट कौन सी है आपको बताएं, बड़ा मजा आएगा। अगर आप आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, और आपको अलग से फिर देखने की जरूरत नहीं। अगर बात किया जाए तो यहां पर एक डेट होती है जिसे कहा जाता है 21 मार्च। 21 मार्च एक ऐसी डेट है जहां पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पे जो समय है दिन और रात का वो बराबर होता है। दोनों का जो समय है वो दिन और रात बराबर होता है। मतलब ये है कि 21 मार्च को सबसे लंबे समय तक जो सूर्य का प्रकाश है वो विषुवत रेखा पर पड़ता है। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, और मई के बाद आता है जून, और जून में कौन से जून, माने 21 जून। 21 जून। अब आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस डेट में होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, सबसे बड़ा दिन। अब आपसे पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब, तो वो भी 21 जून को, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आपको कुछ समझ में आया होगा कि हमारी भारत सरकार ने जो योगा दिवस है वो 21 जून को क्यों मनाती है, क्योंकि 21 जून को हमारे भारत देश का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। क्योंकि एक बात आप और जान लो, जो हमारे भारत की कंडीशन है ग्लोब में वो कुछ ऐसे नजर आती है, कुछ भारत की स्थिति जो है वो ऐसे आपको कुछ समझ में कुछ तो आ जाएगा। इस तरीके से मतलब यह है जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 21 जून को जो सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है वो कहां पड़ता है, कर्क रेखा पर पड़ता है, जिस कारण से हमारे भारत देश का जो समय है दिन का वो 21 जून को सबसे बड़ा होता है। और योग दिवस इसीलिए मनाया गया कि अधिक से अधिक लोग एक दिन में ज्यादा लंबे समय तक योगा
कर सकें, इसलिए योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस डेट में होता है? 21 जून को होता है। सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को होती है। उसके बाद फिर सूर्य का जो सीधा प्रकाश है वो कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता भैया, कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता। उसके बाद ये फिर क्या होता है, आपने देखा जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त और फिर सितंबर, माने एक समय फिर ऐसा आया जहां पे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की जो अवधि है वो फिर बराबर हो जाती है। तो कौन से? तो 23 सितंबर को। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि बताओ दो ऐसी कौन कौन सी डेटें हैं जिसमें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो ऐसी डेट हैं जहां दिन और रात बराबर होती है, बराबर होती है, होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है भैया, तो ये बातें आप याद रखोगे कि कौन सी दो डेटें हैं जहां पे हमारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। कभी कभी वो ऑप्शन में 21 मार्च दे देता है, कभी कभी 23 सितंबर दे देता है। उसके बाद अब देखो सूर्य का जो लंबा सीधा प्रकाश है वो फिर ऊपर नहीं जाता है सितंबर के बाद। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। कहने का मतलब ये है कि ये डेट और आती है जिसे कहते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा कहां पड़ रहा है? मकर रेखा पे पड़ रहा है। और ये गोलार्ध कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध है। इसलिए पेपर में आता है कि दक्षिणी गोलार्ध को सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिन है तो रात कैसी होगी? जब दिन बड़ा तो रात क्या होगी? छोटी। माने दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात किस डेट में होती है? तो आप बताओगे 22 दिसंबर को। ये डेटें आपको फिक्स रखना होगा, आपके मन में अच्छे से आ जाए, आपको आपके माइंड में हमेशा याद रहना चाहिए। ये 4-5 डेटें हैं, यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा के वो पूछता रहता है। अब आपने देखा कि 22 दिसंबर को जो सूर्य का लंबवत प्रकाश है वो आपके मकर रेखा पे पड़ रहा है। तो क्या कर्क रेखा पे क्या स्थिति होगी? तो कर्क रेखा पे जो स्थिति होगी वो ये होगी कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हल्का तिरछा पड़ेगा, माने कम समय तक सूर्य का प्रकाश यहाँ पे रहेगा। इसलिए अपने यहाँ जो होगा वो रातें लंबी होगी और दिन जो होंगे वो छोटी होंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होगी? सबसे बड़ी रात तो 21 जून। 21 जून सबसे बड़ी रात, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन है तो यहाँ सबसे बड़ी रात होगी। अगर बात किया जाए कि सबसे छोटा दिन तो सबसे छोटा दिन हो जाएगा 21 जून को, सबसे छोटा दिन। इसीलिए आपने देखा कि ठंडी 22 दिसंबर जो डेट है ये हमारे यहाँ ठंडी का समय चल रहा है। तो पूछा जाता है कि हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन कब होगा? तो आप देखते हैं 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन। और रात कैसी होगी? सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात। आपने देखा होगा भैया कि हम लोग जब रहते हैं घरों पे या गांव में रहते हैं या गांव में या घर पे जहां भी रहे तो देखते हैं कि दिन में जब गर्मी होती है तो हम लोगों की नींदें रात में पूरी नहीं होती हैं। इसलिए हम लोग 1 या 2 घंटे गर्मी में भी आराम कर लेते हैं। और आपने ठंडियों में देखा होगा, अब वो दिन आ गए हैं कि देखोगे आप जल्दी बिस्तर पे जाओगे और देर से उठोगे क्योंकि ठंडी होती है, रात लंबी होती है तो उठने का मन नहीं करता है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि रात हमारे यहाँ बड़ी होने लगती है, रात बड़ी होती है तो कभी कभी आपने देखा कि आप बिस्तर पे पड़े पड़े ऊब भी जाते हो कि यार बहुत लंबी रात है। आप कहते हैं ऐसा कि बहुत लंबी रात हो गई, अभी दिन नहीं हुआ है ना। तो ये इस कारण से ऐसा होता है, दिन और रात का क्रम चलता रहता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, पेपर में ये भी पूछा जाता है कि बताओ पृथ्वी पे जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के किस गति के कारण होते हैं? हमारी पृथ्वी पे जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के किस गति के कारण होते हैं? तो आप बताओगे घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण।
पृथ्वी पे जो दिन और रात होते हैं वो घूर्णन गति के कारण होते हैं। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। इतनी डेटे आपको पता होनी चाहिए। ये डेटे ये आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। आपसे पूछा गया उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को होती है। आपसे पूछा गया उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है, तो 22 दिसंबर को होती है। आपसे पूछा गया सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। उसके बाद आपसे बात किया जाए, अब आ जाए हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में, तो आप देखोगे पूछा जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है, तो 22 दिसंबर को होती है। एक मकर रेखा जो है आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया से ये गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया से पूछ ले पर्टिकुलर कि ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तब आप कहोगे 22 दिसंबर को होता है। सबसे छोटी रात कब होती है, तब आप कहोगे 22 दिसंबर को होती है। आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सबसे बड़ी रात कब होती है, तब आप कहोगे 21 जून को। आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। या आपसे गोलार्ध पूछ ले या किसी देश को, बस इतना पता होना चाहिए आपको, ये आना चाहिए कि ये देश किस गोलार्ध में है ना। तो इस तरीके से इससे हम लोग ये थोड़ा सा जो आपकी गोलार्धों से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कभी कभी कि बताओ हमारे अक्षांश, हमारे ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये तो सब आपको अभी बताया जाएगा आगे क्लास में कि क्यों पड़ी, क्या कारण है, किससे इनका हम लोग यूज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं इसका। तो ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। आपसे ये भी पूछा जाता है कि हमारे ग्लोब पर टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, हमारे ग्लोब पर देशांतर रेखाएं कितनी हैं, ये कभी कोई संख्या में पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग अक्षांश रेखाओं की ओर बढ़ते हैं और हमें सबसे पहले तो ये विषुवत रेखा तो पता ही होनी चाहिए, 0 डिग्री अक्षांश पे, 0 डिग्री अक्षांश पे होती है कौन, विषुवत रेखा। अब आपने ये भी देखा है कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये हमारे ग्लोब पे क्या निर्धारित करती हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो हमें क्या बताती हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, अक्षांश रेखाएं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाएं कोणीय होती हैं कि रेखीय होती हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं कि समांतर नहीं होती हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन अक्षांश और देशांतर से ये पूछा जाता है कि बताइए जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये काल्पनिक है कि प्राकृतिक है। तो हमें पता है कि ये काल्पनिक है, माने मानव द्वारा निर्मित की गई है। हमें किसी देश की स्थिति के बारे में कैसे पता चले, हमें किसी देश के समय के बारे में कैसे पता चले, तो इन सब के बारे में हमारे भूगोलवेताओं ने पता लगाया कि अगर ये सब सही हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो इन सबको सुटेबल माने सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इन लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मापन किया। और आपको पता होना चाहिए कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो किसी देश की जलवायु को बताने का कार्य करती हैं, जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो किसी देश के समय को निर्धारित करने का कार्य करती हैं। तो अक्षांश रेखाओं से हम लोग 2-4 क्वेश्चन 5 जो पूछे जाते हैं उसको भी देखेंगे। अक्षांश रेखाएं कहाँ कैसे खींची जाती हैं, देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं। तो अक्षांश रेखाओं से अगर बात किया जाए तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कोणीय होती हैं भैया। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें 1 डिग्री का कोण बनाना है तो यहाँ से 1 डिग्री का कोण लिए और इसको फिर ये किए कि एक रेखा को यहाँ से मिला दिए। इस तरीके से टोटल हम लोग ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं को खींचने का कार्य करते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में होता है वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जब कोणीय है भैया, ये जब कोणीय है तो ये पूछा जाता है कि टोटल कितनी रेखाएं अक्षांश रेखाएं हमारे ग्लोब पे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी को इस तरीके से दिखाते हैं रेखा और पूछा जाता है कि ये कितने डिग्री का कोण बना है तो आप सीधे बताते हो भैया 90 डिग्री का है।
कहने का मतलब यह है कि एक अंश पर हम लोग एक अक्षांश रेखा को खींचते हैं, तो इस तरीके से यहां से यहां तक माने विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक जाने में हम कितनी रेखाओं को खींचते हैं? 90 अक्षांश रेखाएं। 90 ये हो गई। तो इसी तरीके से हम लोग नीचे भी कितनी रेखाओं को खींचेंगे माने दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव तक, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी? 90 90 मिला के हो गई 180। अब एक बची 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा, तो इसको भी हम लोग एक डाउनलोड कर लेते हैं। तो कुल मिला के आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो आप बताएंगे 180 प्लस 1 माने 181 जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हमारे ग्लोब पर खींची जाती है। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि बताओ कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो वो 181 जब ऑप्शन में नहीं देता है तो आप 180 टिक कर सकते हैं। कभी कभी 181 और 180 दोनों नहीं देता है तो 179 मान लिया जाता है, क्योंकि कुछ भूगोलवेत्ता का कहने का मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में जब रेखाएं खींचते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पे पॉइंट बचता है और यहाँ पे पॉइंट बचता है, तो दो ये 181 से -2 कर दी जाती तो इतनी बचती है। कभी कभी इनके कहने का मतलब कि ये दोनों तो कोई कहता कि ये दोनों तो मानते हैं, लेकिन जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आप मान लेते हैं 180। तो ऑप्शन के अनुसार करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले प्राथमिकता देना है 181 पे देना है। उसके बाद बात किया जाए दूसरी बात, तो ये हो गई 90 प्लस 90 और 1 माने टोटल हो गई 81। अगर बात किया जाए कि क्या अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती हैं, तो जी नहीं, अक्षांश रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये समांतर होती हैं और ये समांतर होती हैं और इनके बीच की दूरी, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितने किलोमीटर की होती है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। आपसे पूछा जाए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। उसके बाद कहा जाता है कि क्या ये समवृत्त होती हैं, तो जी हाँ, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समवृत्त होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे जाती हैं और ऐसे वापस आ जाती हैं। कहने का मतलब ये ऐसे आए और ऐसे, मतलब ये कि एक ये वृत्त का निर्माण करती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, जबकि हम लोग 3D पढ़ेंगे तब हम देख पाएंगे कि पीछे। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके से रेखाएं गई और आगे से पीछे होते हुए आ रही, इसी तरीके से ये बढ़ती चली जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बताओ सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो सबसे बड़ी होती है। उसके बाद आपसे कहा जाए कि बताइए दो, जब ये अक्षांश रेखाएं जो होती है विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगी वैसे वैसे इन रेखाओं की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है उनका मान क्या है, कम होता चला जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि अक्षांश रेखाएं और क्या बता सकती हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक ही अक्षांश रेखा पर, एक अक्षांश रेखा पर पूछा जाता है कि एक अक्षांश रेखा पर क्या समान होता है, तो एक अक्षांश रेखा पर हमेशा जो है वो मौसम और जलवायु समान होती है। मौसम और जलवायु एक अक्षांश रेखा पर हमेशा समान होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो विषुवत रेखा होती है वहां पे कभी जाड़े का मौसम नहीं आता है, वहां पे कभी ठंडी नहीं होती है, जैसा मौसम रहता है वहां हमेशा एक ही जैसा रहता है। आपने देखा होगा ब्राजील, इसी क्षेत्र में ब्राजील पड़ता है, क्योंकि ब्राजील में मौसम समान रहता है। इस रेखा के अंतर्गत जितने लोग
जितना क्षेत्र इस रेखा के अंतर्गत आता है, एक विषुवत रेखा के अंतर्गत, वहां पे मौसम हमेशा समान रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अक्षांश रेखा पर जलवायु और मौसम हमेशा समान रहता है, लेकिन समय जो है वो अलग अलग होता है। आप देखोगे यहाँ सुबह होगी, यहाँ कुछ और होगा। तो माने कहने का मतलब ये है कि एक अक्षांश रेखा पर मौसम समान रहता है, लेकिन समय क्या है, बदलता रहता है। आज के लिए इतना ही, और आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली क्लास में हम देशांतर के बारे में लेकर आएंगे। नमस्कार दोस्तों।